हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज का ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एवरी ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व गिव एंड टेक एस्पेक्ट। यानी कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें दो एस्पेक्ट, गिव एंड टेक एस्पेक्ट जो हैं, दोनों एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो एक साइड तो आप उसमें कुछ देते हैं और सेकेंड साइड जो है आप उसमें कुछ लेते हैं। जैसे आप कोई भी मशीनरी, फर्नीचर या गुड्स वगैरह बाइंग कर रहे हैं तो आप उसको कुछ कैश दे रहे हैं, तो उसके बदले में आपके पास जो है वो पर्टिकुलर एसेट या कोई भी चीज़ है या सर्विसेज वगैरह है वो आप वहाँ पर ले रहे हैं। तो अकाउंटिंग की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वहाँ पर आपके दोनों गिव एंड टेक एस्पेक्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जब हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एवरी ट्रांजेक्शन्स हैव रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो आपकी कम से कम 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है। यानी कि 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स में तो कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसकी हम रिकॉर्डिंग करते ही करते हैं। अब जब दोनों ट्रांजेक्शन्स एक ही ट्रांजेक्शन्स को हम 2 जगह रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर जो है अकाउंट्स में आप डेबिट और क्रेडिट का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में, द टोटल अमाउंट डेबिट मस्ट इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिट। यानी कि जो भी अमाउंट, जितना भी अमाउंट आपने डेबिट किया है उसका टोटल जितना भी अमाउंट आप क्रेडिट कर रहे हैं उसके इक्वलेंट होना चाहिए। तो जब हम डेबिट और क्रेडिट टर्म को यूज करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, सो वो इंडिकेट करता है वेदर ट्रांजेक्शन्स आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। यानी कि जब हम डेबिट और क्रेडिट की बात करते हैं तो वो सिर्फ ये चीज़ इंडिकेट करता है कि हमने उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को जो है अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करना है और या राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड करना है। अब अकाउंट का हमारा मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या मतलब है अकाउंट को यहाँ पर। तो जो भी हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जो अकाउंट है, एन अकाउंट लुक लाइक द लेटर टी। यानी कि जो भी अकाउंट है वो आपका टी लेटर की शेप में होता है। तो इसकी जो अकाउंट है इसकी शेप जो है टी की तरह से होती है, तो इसलिए हम इसको जो है टी अकाउंट भी बोलते हैं। तो जो भी अकाउंटिंग की शेप है वो टी टाइप से होती है। तो टी फॉर्मेट में जो है क्या होता है कि एक आपका लेफ्ट साइड हो गया और एक राइट साइड हो गया। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं तो वो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, जिससे जो पर्टिकुलर बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं उसके बैलेंस को जो है या उस आइटम की जो वैल्यू है उसको आप जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकें। इसके बाद जो टी अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हैं तो ये अकाउंट जो है आपको हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, फॉर फाइनलाइजिंग द पोजीशन ऑफ ईच आइटम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जब आपका अकाउंटिंग पीरियड जो फाइनल होता है, अकाउंटिंग पीरियड जब आपका फिनिश होता है उस टाइमिंग में उस पर्टिकुलर अकाउंट की जो है फाइनल पोजीशन जो है क्या है, तो ये चीज़ को डिटरमाइन करने में जो है आपका टी अकाउंट जो है वो हेल्प करता है। अब जो टी अकाउंट की शेप है वो कैसे होती है, टी अकाउंट में आपको इस तरीके से जो है प्रिपेयर करना है। तो अकाउंटिंग टाइटल यानी कि जिस भी अकाउंट को आप प्रिपेयर कर रहे हो लेफ्ट साइड हो जाती है इसकी और राइट साइड हो जाती है, तो ये टी शेप में होता है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो है डेबिट हम करते हैं और इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन में हम डीआर भी बोलते हैं। और सेम इसी तरीके से जो राइट साइड है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं और इसको जो है शॉर्ट में एब्रीविएशन में हम जो है सीआर से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। टी शेप में ये जो है आपका अकाउंट होता है, एक साइड आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम डेबिट बोलेंगे और राइट साइड को हम जो है वो क्रेडिट बोलेंगे। इसके बाद जितनी भी आपके अकाउंट्स हैं, ऑल द अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। यानी कि जितने भी आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में
जितने भी अकाउंट्स हैं उनको आप जो है 5 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। तो ये कैटेगरी कौन सी आती है? एक तो एसेट आ जाएगा आपका, सेकंड लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैपिटल, और उसके बाद जो आता है आपका रेवेन्यू और गेन्स। तो इन 5 जो है कैटेगरी में हम जो है अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं। तो जो भी अकाउंटिंग के रूल्स जो होते हैं डेबिट और क्रेडिट के, तो वो इसमें जो आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी जो है वर्क करता है। एंटिटी कॉन्सेप्ट हम पहले भी पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है वो दोनों जो है वो सेपरेट होते हैं। यानी कि बिजनेसमैन जो है बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है और बिजनेस जो है वो बिजनेसमैन के बिहाफ के ऊपर वर्क करता है। तो इसलिए जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो आपके डेबिट और क्रेडिट रूल्स में जो है वो आपका काफ़ी रोल प्ले करता है। अब बिजनेसमैन जो है वो कैपिटल डालेगा, ठीक है, और बिजनेस जो है उस कैपिटल से एसेट परचेज करता है और जो है अपना वर्क चलाने के लिए जो है वो एक्सपेंसेस करता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स आती हैं। तो अब हम इसमें एक चीज और भी समझ सकते हैं, जो भी एसेट और जो एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब जो बिजनेस से रिलेट होते हैं, तो जब भी आप डेबिट और क्रेडिट करते हो तो जो भी ये चीजें होती हैं ये आपकी दोनों डेबिट में आती हैं। इसके अलावा जो 3 चीजें और बच जाती हैं, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ठीक है ना। तो जो कैपिटल है वो आपके बिजनेसमैन से रिलेट करती है, तो ये जो है क्रेडिट हो जाती है। रेवेन्यू जो है वो भी बिजनेसमैन से रिलेट करती है, क्योंकि बिजनेस एज ए एजेंट काम करता है बिजनेसमैन के लिए, तो इसलिए जो भी वो इनकम कमाएगा वो जो है बिजनेसमैन से रिलेटेड होगी। तो इसलिए रेवेन्यू या जो इनकम होती है वो भी क्रेडिट होती है। और सेम वे में जो आपकी लायबिलिटी होती है, जो आप बाहर से पैसा लेते हैं या क्रेडिट में कोई भी चीज़ लेते हैं, तो वो लायबिलिटी भी जो है बिजनेस को पेमेंट करनी है आउटसाइड। तो इसलिए ये 3 चीज़ जो है क्रेडिट होती है बिजनेस में। और जो एसेट हैं और एक्सपेंसेस हैं वो हमारे डेबिट होते हैं। तो अब इनसे रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग चेंज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस, यानी कि एसेट और एक्सपेंसेस या लॉसेज में कुछ भी चेंज करना है, तो अगर यदि हमने इनको इंक्रीज करना है, मतलब एसेट को या जो आपके लॉसेज हैं या एक्सपेंसेस हैं, तो इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड। इसी तरीके से इंक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेज इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज क्रेडिटेड, ठीक है, क्योंकि इनका जो है बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। तो डेबिट में डेबिट आप प्लस करेंगे तभी जो है वो इंक्रीज होगा बैलेंस, और डेबिट में अगर यदि आप क्रेडिट कर देंगे तो बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज के रिगार्डिंग क्या होगा कि अगर यदि आपने इनको इंक्रीज करना है तो डेबिट करना होगा, और डिक्रीज करना है तो वो आपने इनको क्रेडिट करना होगा। इसके हम रिवर्स में ट्रांजेक्शन्स करते हैं कि जो लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू के बारे में क्या चीज़ें आती हैं। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए इसको इंक्रीज करना है तो आपने इसमें इंक्रीज ही करना, क्रेडिट ही करना पड़ेगा। इसी तरीके से कैपिटल के बारे में भी सेम पॉइंट है, अगर यदि कैपिटल आपको इंक्रीज करनी है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और कैपिटल डिक्रीज करनी है तो वो आपको डेबिट करनी पड़ेगी। और ऐसे ही अगर यदि रेवेन्यू और गेन्स के बारे में हम अगर डिस्कस करते हैं, तो रेवेन्यू अगर यदि आप क्रेडिट करेंगे तो वो आपकी बढ़ जाएगी, और रेवेन्यू या गेन में अगर यदि आप डेबिट में कुछ अमाउंट लिखेंगे तो रेवेन्यू और गेन जो है वो आपके कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अगर यदि अकाउंटिंग फॉर्मेट में देखते हैं तो एसेट, आपने कोई भी एसेट का नाम यहाँ पे लिखा, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट आ गया, राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट आ गया, ठीक है। तो इंक्रीज करने के लिए आप इसके डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर यदि उस पर्टिकुलर एसेट को डिक्रीज करना है तो आप उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसी तरीके से एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग आ गया, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो आप उस एक्सपेंसेस के डेबिट में लिखेंगे, और कम करना है एक्सपेंसेस को तो आप उसको क्रेडिट में लिखेंगे। अब तीनों जो है लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में वही चीजें आ जाती हैं। यहाँ पर इनके क्रेडिट में अगर यदि आप लिखेंगे तो इंक्रीज हो जाएंगे उनके बैलेंसेस, ठीक है, और अगर यदि डेबिट में लिखेंगे तो वो जो है आपके डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने जो है रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब अगर यदि हम इसमें आगे कुछ डिस्कस करते हैं तो ये रूल्स जो है हम अकाउंट्स के टाइप से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो अकाउंट्स हैं आपके बिजनेस में, जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं।
तो पहला अकाउंट आता है आपका पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है कि जो कि किसी पर्सन से कनेक्टेड हो, उस पर्सन्स में आपका इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, इसमें आपके फर्म्स भी आ जाएंगे और एसोसिएशंस भी आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें किसी पर्टिकुलर नाम से आ जाएगा, जैसे राम का अकाउंट है, जैसे कोई XYZ फर्म है उसका अकाउंट है, तो ये सारे के सारे जो है पर्सनल अकाउंट में आते हैं। सेकंड जो अकाउंट आता है वो आपका रियल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट क्या होता है कि जो कि आपकी एसेट और लायबिलिटी से रिलेट करता है, अदर देन पीपल अकाउंट, यानी कि लोगों के अलावा जो अकाउंट होते हैं जो एसेट एंड लायबिलिटीज से डील करते हैं उसको हम जो है रियल अकाउंट बोलते हैं। तो एक कैश अकाउंट जो है इसका एक एग्जांपल में आता है कि रियल अकाउंट में कैश अकाउंट आता है आपका, और डिफरेंट अकाउंट्स आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में। नेक्स्ट जो अकाउंट आता है वो आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो जो नॉमिनल अकाउंट है वो आपके इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड गेन से रिलेटेड करता है, यानी कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, लॉसेज गेन्स हैं, तो वो आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जैसे कि सैलरी आ गया आपका, रेंट आ गया, वेजेस आ गया, तो इस टाइप के अकाउंट्स जो हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। तो अगर यदि हम अकाउंटिंग के बेसिस के ऊपर रूल्स देखते हैं तो क्या रूल्स आते हैं इसमें। पर्सनल अकाउंट का रूल आ जाएगा आपका, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर, यानी कि जो भी पर्सन जो है कुछ रिसीव करेगा उसको आपने डेबिट करना है, और जो पर्सन बिजनेस में कुछ दे रहा है उसको आपने क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट में क्या रूल आ जाता है, डेबिट व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, यानी कि बिजनेस में जो कुछ आ रहा है उसको आप डेबिट करेंगे और बिजनेस से जो जा रहा है उसको आप क्रेडिट करेंगे। और नेक्स्ट जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है वो है ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज उनको तो आप डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे आप, इनकम एंड गेन्स को आप जो है वो क्रेडिट करेंगे। तो जो तीन अकाउंटिंग है, तीन अकाउंट्स हैं, उनके बेसिस के ऊपर जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। तो इन गोल्डन रूल्स के बेसिस के ऊपर भी आप जो है डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हैं। अब चलिए हम एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में जो है आपके 9 जो डिफरेंट जो है आपकी एडजस्टमेंट है, इनको हम अकाउंटिंग में हम कैसे लिखेंगे, हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं और क्लियर करते हैं कि आपने डेबिट और क्रेडिट में किस तरीके से जो है वो एंट्री पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर रहे हैं कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख रुपीज से जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है कैपिटल डाला है और कैश है, तो बिजनेस में जो है वो कैश आ रहा है और साथ साथ जो है वो कैपिटल डली हुई है। तो दो अकाउंट्स हमने इसमें देखने हैं, एक तो कैश अकाउंट देखना है और सेकंड आ जाता है कैपिटल। तो कैश तो हमने देख लिया ना कि आपका एसेट अकाउंट है, तो इसमें एसेट में जो है आपने उसको डेबिट में लिखा 5 लाख रुपीज, और कैपिटल जो है वो आपका क्रेडिट करना है, तो आपने इसके क्रेडिट में लिखा 5 लाख रुपीज। ठीक है, फर्स्ट एंट्री आपको क्लियर होगी। सेकंड जो एडजस्टमेंट है उसमें क्या है कि एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें 4,80,000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट करवाए गए। तो यहाँ पर दो एडजस्टमेंट आ जाएंगे, एक तो कैश के साथ एडजस्टमेंट होगी, कैश आपका रिड्यूस हो जाएगा 4,80,000 रुपीज से, और बैंक आपका क्रिएट हो जाएगा। तो कैश आपके पास 5 लाख रुपीज था, आपने रिड्यूस करना है कैश को, तो ये डेबिट की बजाय आपने इसको क्रेडिट में लिखना है 4,80,000 रुपीज से, जिससे जो है कैश आपका कम हो जाएगा। तो बैंक जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, बैंक भी आपका एक रियल अकाउंट है, ठीक है ना। तो बैंक के आप डेबिट में लिख देंगे 4,80,000 रुपीज, ठीक है, बैंक के डेबिट में आएगा और कैश के ये क्रेडिट में आ जाएगा। इसके बाद जो है 60,000 रुपीज का आपने फर्नीचर परचेज किया है एंड चेक वॉज इशूड ऑन द सेम डे, यानी कि 60,000 रुपये का फर्नीचर आपने बाइंग किया और चेक जो है सेम डे को आपने इशू कर दिया। तो यहाँ पर जो है दो चीजें इंपैक्ट होती हैं, एक तो आपके पास फर्नीचर आ गया बिजनेस में, मतलब एसेट आ गई, ठीक है ना, और इसी के साथ जो है आपने चेक इशू कर दिया, तो मतलब आपका बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो आपके पास फर्नीचर आया, फर्नीचर आपकी एसेट है, तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो आपने इसको डेबिट में लिखा 60,000 रुपीज से। नेक्स्ट जो है आपके पास बैंक में 4,80,000 रुपीज थे और आपने इसको 60,000 से रिड्यूस करना है, तो 60,000 आपने इसको क्रेडिट में लिख दिया, तो ये बैंक का बैलेंस जो है 60,000 रुपीज से आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर चेक इशू किया है। और फोर्थ एंट्री आ जाएगी, आपने मशीनरी परचेज की है बिजनेस में 1,25,000 रुपीज की, और 10,000 रुपीज आपने उसको एडवांस दे दिए। सो एबीसी लिमिटेड से आपने परचेज की है। तो यहाँ पर देखिए 1,25,000 रुपीज की मशीनरी बिजनेस में आ रही है, तो इसका मतलब एसेट है, ठीक है, और यहाँ पर आपका कैश है,
2 एंट्री होगी। इसके बाद तीसरा अकाउंट भी इफेक्ट कर रहा है क्योंकि आपने उसको 1,25,000 रुपीज़ पूरा पेमेंट नहीं किया, तो 1,15,000 रुपीज़ जो है वो आपका क्रेडिट हो गया, क्रेडिटर बन गए, ABC को आपने पेमेंट करनी है। तो एंट्री में एडजस्टमेंट देखिए, सबसे पहले कैश आपने लिया, कैश आपका 5 लाख था, 480 आपने बैंक में जमा करवाए थे, यहाँ रिड्यूस हो गए, और 10,000 आपने और रिड्यूस कर दिए, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी। इसके बाद जो है प्लांट एंड मशीनरी आपकी एसेट है, तो आपने इसको डेबिट में लिख दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है आप ABC का अकाउंट ओपन करेंगे, आपने इसको 1,15,000 रुपीज़ देने हैं क्योंकि आपकी लायबिलिटी है। तो अब देखिए यहाँ पे 10,000 क्रेडिट हुआ, 115 क्रेडिट हुआ, तो इसका टोटल करेंगे तो आपका 1,25,000 आएगा। उसी तरीके से आपने डेबिट भी आपका 1,25,000 रुपीज़ किया है, तो यहाँ पर डेबिट जितनी अमाउंट की है आपने, उतनी ही अमाउंट आपने क्रेडिट में डाली है। तो ये डबल एंट्री का इम्पैक्ट है कि जितनी अमाउंट आप डेबिट करेंगे उतनी ही अमाउंट आप जो है क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट जो है आपने गुड्स परचेज किए XYZ से 55,000 रुपीज़ के, तो यहाँ पर आप इस एडजस्टमेंट में देखेंगे कि आपने कहीं भी कैश भी नहीं लिख रखा, न ही कुछ बैंक लिख रखा, तो इसका मतलब सारा का सारे गुड्स जो है वो आपने क्रेडिट में परचेज किया है, ठीक है। तो एक तो क्रेडिटर बन गया और एक आपके पास जो है वो गुड्स आ गए बिजनेस में। तो आपने क्या किया, परचेज अकाउंट, ठीक है। जब आप गुड्स बाइंग करते हैं तो आप परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। ये चीज़ें हम आगे क्लियर कर लेंगे सारी। तो फिफ्थ एडजस्टमेंट में आपके पास गुड्स आए हैं तो ये आपका डेबिट में आ जाएगा क्योंकि ये आपके रियल अकाउंट में आता है या एसेट आपके पास आती है। उसी तरीके से आपकी लायबिलिटी जनरेट होगी, आपने क्रेडिट में माल लिया है तो 55,000 रुपीज़ आपके ये क्रेडिट में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपने 25,000 रुपीज़ का गुड्स जो है वो आपने 35,000 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो देखिए आपने सेल किया, सेल जो है क्रेडिट हो गया आपके पास, ठीक है ना। 35,000 रुपीज़ में आपने सेल किया। इसके बाद जो है आपने यहाँ पर ना तो कैश लिखा हुआ ना चेक लिखा हुआ, तो इसका मतलब आपने इसको क्रेडिट में दिया है, तो ये आपका डेटर बन गया, ठीक है ना। जब आप क्रेडिट में माल लेते हैं, गुड्स बाइंग ऑन क्रेडिट, तो वो आपके क्रेडिटर्स कहलाते हैं, ठीक है, और वो आपकी लायबिलिटी होती है। और जब आप गुड्स को उधार में देते हैं, क्रेडिट में देते हैं, तो वो आपके डेटर्स कहलाते हैं, ठीक है, और वो आपके लिए एसेट होती है, ठीक है ना। तो ये आपने डेबिट में इसको 35,000 रुपीज़ लिख दिया। अब देखिए कैपिटल आपकी 10,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपने 35,000 रुपीज़ का सेल किया है और आपके गुड्स जो हैं वो 25,000 रुपीज़ उसकी वैल्यू थी, तो इसका मतलब 10,000 रुपीज़ जो है वो आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो 10,000 रुपये प्रॉफिट है तो वो आपके पार्ट जो प्रोपराइटर है उसके अकाउंट में चला जाएगा, तो प्रोपराइटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल आपकी 5 लाख रुपये थी, अब आपके 10,000 रुपीज़ से वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री आती है, आपने 2,500 रुपये रेंट जो है कैश में पेमेंट किया है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई आपको, एक तो एक्सपेंसेस आ गया, रेंट आपने पेमेंट किया है तो एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस को आपने डेबिट करना है, और सेम कैश आपने दिया है तो कैश में आपने रिड्यूस करना है, तो आपने ये अमाउंट क्रेडिट में लिखनी है 2,500 रुपीज़ की। इसके बाद 5,000 रुपीज़ आपने पेमेंट की है सैलरी की, तो सेम जिस तरीके से हमने रेंट की एडजस्टमेंट की है, सेम उसी तरीके से आपने सैलरी की एडजस्टमेंट कर देनी है। डेबिट में लिख देना 5,000 रुपीज़ एंड कैश के क्रेडिट में लिख देना 5,000 रुपीज़। एंड लास्ट आता है कि आपने पेमेंट लिया है PKOR एंटरप्राइजेस से और बैंक में आपने सेम डे डिपॉजिट करवा दिया। तो PKOR से हमने 35,000 रुपीज़ लेने थे, तो आपने इसको एडजस्टमेंट कर दिया, यहाँ पे डेबिट में था ना, तो आपने 9th एंट्री ली है तो आपने क्रेडिट में 35,000 रुपीज़ आपने लिख दिए, और बैंक में जो है आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैलेंस बढ़ाने के लिए बैंक का तो आपने उसको डेबिट में करना है, तो यहाँ पर 4,80,000 पहले था, 35,000 रुपीज़ आपने यहाँ पे बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से हमने जो है डिफरेंट पॉइंट्स को जो है आपने अकाउंट्स में लिखना है, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो गया होगा कि डेबिट और क्रेडिट से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और हम इनकी एंट्रीज जो है अकाउंटिंग में किस तरीके से हम जो है इनको पोस्ट करते हैं, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में हम किस तरीके से लिखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो में कोई भी अगर यदि सजेशन कमेंट है तो आप प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।